मेरा अब्दुल लतीफ़ है सर। लतीफ़ साहब, क्या मामला है ये जो कह रहे हैं कि लोगों की मौत हो चुकी है और उनके नाम का पैसा जो है ब्लॉक के थ्रू मकानों का वो निकल रहा है, क्या करेक्ट मामला? सर। करेक्ट सर, इसके पास मैं डॉक्यूमेंट दे रखा हूँ। मेरे बड़े भाई का कम से कम 10-12 साल हो गए हैं। डेथ हुए? हाँ, और उसका निकाल दिया था। क्या नाम है उनका? उसके बाद मोहम्मद इकबाल सन सनाफ ऑफ? हबीबुल्ला। अच्छा। हाँ, कि मोहम्मद कहाँ इकबाल सनाफ हबीबुल्ला। कहाँ रहते हैं? ये लदनी हाल में। अच्छा। तो हाँ क्या जी। क्या क्या पूरा मामला है और कब आपको मालूम चला ये उनके नाम का पैसा निकला हुआ है? मैंने वो निकाला था ना, वीडियो साहब के पास गया था, राम से वीडियो साहब के पास गया था। वो उसके बाद एसीडी रामन साहब गए थे। और बड़ी वाली दो विधवा मेरी सिस्टरें हैं, हम्म। और उसका भी बड़ी वाली सिस्टर का निकाल दिया है। वालिद साहब 2022 में एक्सपायर हो रहा है और 2021 में उसका पैसा निकला है, अच्छा। 20-21 में। अच्छा। हाँ, 2020-21 में उसका पैसा निकला हुआ है और 2022 फरवरी में वो एक्सपायर हुआ है। ये किसके अकाउंट में गया है पैसा? ये इसको फारूक जो उधर है, फारूक के मोबाइल में सारा खुल जाता है कि कहाँ गया है कहाँ नहीं गया। नहीं, जुबानी मुझे आपकी याद ही नहीं है कि आपकी ही पंचायत के लोगों के अकाउंटों में गया है या दूसरी पंचायतों में गया है? वो दूसरों में गए हैं कहीं कहीं। अब ये पता नहीं कौन से अकाउंट में गए हैं। वो उसके पास लिस्ट होगा फारूक के पास। अच्छा। हाँ, फारूक ये जो आपके पास नहीं है तो जिससे ये बात ये कराया। ये 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 कब पैसा निकला है ये? ये सर आपको मैं फारूक को डाल दूंगा सेंड करके। अगर मेरे पास यहाँ को पर्चियाँ होंगी तो मैं आपको सेंड तो करूंगा। आपने फारूक ने नहीं कंप्लेंट्स किया, आपने अब्दुल ने। कंप्लेंट्स की है? कंप्लेंट्स की है आपने? मैंने मैंने कंप्लेंट वीडियो साहब रामबन की उकाल किया है अच्छा। और एसीडी साहब रामबन को किया था। अच्छा। मगर मैं अभी तक मुझे वो कोई सुनवाई करना ना, कोई फोन उठा रहा है। वो वीडियो साहब ने मुझे फोन नंबर भी दिया था मगर उसका भी अभी कोई रिप्लाई नहीं आ रही है मुझे। तो क्या और मैं मांग अभी स्टेट क्या मांग करेंगे? मैं मैं स्टेट वेस्ट बंगाल में हूँ कि मुझे इस चीज का फील हो रहा है कि मरे हुए मिसाल भाई का जिसका 10 साल डेथ हुआ है, 10-12 साल उसका पैसा निकल गया है। वो कैसे निकला हुआ है? हम्म। वो नील नील डी नील की बात है। हम्म। क्या? वार्ड नंबर डी जो है नील का, वो सलाखे का, जहाँ का ये फारूक है। हम्म। तो मैं खुद सर्च कर रहा हूँ, मैं बार में ही सर्च कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा। नहीं, अब क्या मांग हाँ, करेंगे? आप क्या मांग करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? जो लोग आपको सुन रहे हैं उनसे क्या मांग करेंगे? मैं मांग क्या कर रहा हूँ कि वो ये गरीबों का जो हक है वो तो कम से कम मिलना चाहिए ना। और ये गरीबों जो को बड़े मिलना। भाई का जो पैसा है तो वो कहाँ की वो उसका ना कोई फैमिली है ना कोई बच्चा है ना कुछ है। हम्म। तो वो किसी का हक जानिब को मिले। वो बिल्कुल। गए हैं तो किस लिए निकाला है? सबसे बड़ी बात है कि निकाला क्यों है वो पैसा। अगर हम लोगों ने उसके बारे में अप्रोच नहीं किया है कि ये पैसा भाई का जाली सर्टिफिकेट बनाकर, तो हम लोगों ने किया नहीं। इंक्वायरी ये होनी खुद ही चाहिए इस कर पे। लिया है। हाँ बिल्कुल सर, जो जो इसका होना चाहिए कि कौन कौन बंदा ये ऐसा है कि जिनने ये निकाला है। हम्म। और जो विधवा बड़ी वाली सिस्टर मेरी है शमशादा बेगम, हम्म। उसका भी निकाल दिया है। हम्म। आता मोहम्मद जो है मेरा छोटा वाला भाई, उसका भी निकाल दिया है। हम्म। वाला साहब जो हमारे फादर है जो हबीबुल्ला फिडार है, हम्म। उसका भी पैसा निकाल दिया है। मेरा फादर का नाम है हबीबुल्ला, अच्छा। मेरी सिस्टर का नाम है शमशादा बेगम। हम्म। मेरे ब्रदर का बड़े भाई का जिसका 12 साल एक्सपायर हो गया, उसका भी सब मोहम्मद इकबाल नाम है। और सबसे छोटा वाला भाई है उसका आता मोहम्मद नाम है। अभी तक किसी का मिसाल ये नहीं आया और ये दूसरे के अकाउंट में चले गया, ना कोई पता लग रहा है ना कोई रिप्लाई आ रही है मुझे। अभी जनवरी में मैं छुट्टी से आया हूँ वापस, अभी तक कोई मिसाल सुनवाई नहीं है उसका। 10 नवंबर में मैं घर में था, उस वक्त में गए हैं। उससे पहले मेरी सिस्टर ने मिसाल एप्लीकेशन दिया था नींद में। हम्म। हाँ, नजीर जो जार गए थे उस वक्त ब्लॉक वालों की तरफ से, तो उनको मेरी सिस्टर ने भी एप्लीकेशन दिया था। अच्छा। अच्छा, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए और उम्मीद करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात को ज़रूर सुनेगी और इस पे इंक्वायरी जो है वो ज़रूर बैठेगी और पता लगाया जाएगा कि कौन लोग हैं जिनकी मिली भगत से जो है ये सब धांधली हो रही है। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं शीतल सिंह बाली जी, जो कि अपनी पार्टी के नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करते हैं। सर, स्वागत आपका न्यूज़ सैर इंडिया में।
सबसे पहले मैं न्यूज़ शहर इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे मुश्किलातों को सुनने के लिए आए। शीतल जी, डिस्ट्रिक्ट रामबन से आप जम्मू में आए हैं और जब भी आप आते हैं कोई नया इशू लेकर के आते हैं। आज की अगर हम बात करें, क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां डिस्ट्रिक्ट रामबन के आवाम को देखने को मिल रही हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उसमें अजाला करने में कहाँ पे पीछे रह रही है? सबसे पहले सभी आवाम को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। जिस तरह से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन की जो हालात हैं वो बहुत ही मतलब ना एक नाजुक हालात हैं। जो वहाँ का हमारा डिप्टी कमिश्नर है वह किसी काम का ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ वो किसी काम का नहीं है क्योंकि जहाँ उसको गरीबों का काम करना चाहिए वो वहाँ गरीबों का काम नहीं करता है। कभी वो मीडिया वालों के ऊपर सेक्शंस इम्पोज कर लेता है, कभी वो किसी लीडर्स को रिस्ट्रिक्शंस लगा लेता है। तो वहाँ के कुछ लीडर भी डरे हुए हैं और साथ में मीडिया वाले भी कुछ डरे हुए हैं। वहीं बात करूँगा डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो हमारे नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर एक कमीशन पे काम होता है। जो हमारे बीजेपी के वहाँ पर जो डीडीसी है वह कमीशन पर लगा रहे हैं। इवन की कंपनीज़ का भी यही कहना है कि आप डीडीसी की स्टैंप लगाओ, उसके बाद ही हम आपको यहाँ पे जॉब देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर नितिन गडकरी जी का वहाँ पे एक काम चल रहा है, 4 लाइन का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसमें कंपनीज़ का ये रहता है कि उनको सिर्फ अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहिए। ये ना कि कोई डीडीसी के प्रेशर में वो काम करेंगे या डिप्टी कमिश्नर के प्रेशर में काम करेंगे। हाँ, जहाँ पर कोई कंपनी वाले वो गलत करेंगे वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर उनसे पूछ सकता है कि आप ऐसा गलत कर रहे हो, इलीगल यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो उसमें पूछे ना। उसमें उनको राइट होता है कि वो पूछ सके कि इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है। बट नहीं, इवन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑफिस में जाओ, चाहे वो आरटीओ ऑफिस हो, पीएचई डिपार्टमेंट हो, पीडीडी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर भी हम जाएंगे तो वहाँ पर भी मतलब कि बड़ा मुश्किल है। वहाँ गरीबों को ज़्यादा सुना नहीं जाता है, उनके काम नहीं होते। नहीं, ये तो हर जगह की बात है ना। इल्ज़ाम लगाना काफ़ी आसान होता है लेकिन उसको प्रूफ करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको पर्टिकुलर कोई इस तरह का इशू बताएं जहाँ पे आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है, या किसी मीडिया वाले के साथ हुई है, या किसी नेता के साथ हुई है, आपके साथ हुई है, फिर बात समझ में आती भी है। ऐसे आप इल्ज़ाम लगाओगे वो हर जगह पे लगते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात कहता हूँ। जिस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में आरटीओ ऑफिस में गया तो वहाँ पर एक आदमी को 3 महीने से परेशान किया जा रहा था। उसको एनओसी नहीं मिल रही थी। किस इंसान को? वो हमारे जयपुर के हैं रंजीत सिंह जी, वो वहाँ पर आए हुए थे। 3 महीने से उस आरटीओ डिपार्टमेंट में उनको बड़ा परेशान किया जा रहा था। कहाँ वहाँ पे उनको एनओसी चाहिए थी। किस बात की एनओसी? गाड़ी की एनओसी चाहिए थी। जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार यहाँ क्या सिस्टम है। वहाँ जो क्लर्क है वो कभी बोलता है मेरे पास कागज़ नहीं है, कभी बोलता है मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कभी बोलता है लाइट नहीं है। जब आरटीओ के पास गया बोला ये हो नहीं सकता है। फिर बोलते हैं कि उसको अपने क्लर्क को बोला सेक्शन बुक में चेक करो कि ये हो सकती है गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं। तो गाड़ी ट्रांसफर करना उसको पता ही नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इसको आरटीओ किसने बना दिया, वो किस चीज़ का आरटीओ है। मतलब कि इसको पता ही नहीं है कि गाड़ी ट्रांसफ़र हो सकती है नहीं। सेक्शन बुक में चेक हो रहा है। सेक्शन बुक में चेक होने के बाद आरटीओ बोलता है हाँ हो सकती है, पर फिर भी मैं इस पर विचार करूँगा। ठीक है, विचार करते करते बहुत वक्त हो गया। फिर गाड़ी की जो है फिटनेस के लिए गाड़ी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। फिटनेस होगी गाड़ी की, इवन कि इंस्पेक्टर ने साइन किया। फिर भी वो आरटीओ रामबन क्या बोलता है कि नहीं आप एक काम करो, गाड़ी दोबारा जयपुर से लेकर आओ। मैं हैरान हो गया। मैंने बोला किस तरह से हरास किया जा रहा है। उसके बाद जब मैंने वहाँ की जो वाशरूम की कंडीशन देखी तो मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पर वाशरूम ये डिपार्टमेंट वाले यूज़ करते हैं। इन वाशरूम की हालत क्या है। यहाँ पर तो कोई सिगरेट फेंकी हुई है, कोई कुछ है। क्या ये डिपार्टमेंट है क्या? जो स्वच्छ भारत अभियान की जो बात करते हैं, क्या डिपार्टमेंट्स में स्वच्छ भारत अभियान चलता है? तो जब मैंने थोड़ी बहुत कंप्लेंट की तो नेक्स्ट डे वहाँ पर वाशरूम भी साफ़ हो रहा था। आरटीओ साहब ने क्या किया, कंप्लेंट कहाँ पे हुई? कंप्लेंट मैंने इवन सेक्रेटरी और एडवाइज़र तक इस बात को पहुँचाया। जब मैं वहाँ गया तो नेक्स्ट डे वाशरूम साफ़ हो रही है। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन देखने को लिए मैं तो खुश हो गया। मैंने बोला अगर रोज़ ऐसा काम होता तो किसी गरीब को सफ़र ही नहीं करना पड़ता। आरटीओ साहब के पास गए तो वहाँ देखा मैंने जो पुलिस वाला उसके पास बहुत कम बैठता था, आज पुलिस वाला बैठा हुआ था। जब पुलिस वाला बैठा हुआ तो मेरी जेब की चेकिंग हुई, उसकी भी चेकिंग हुई। तो आरटीओ साहब बोला आपने रिकॉर्डिंग बनाई, रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड की। तो मैंने बोला सर ये तो हमारा राइट है। इवन कि आरटीओ ने इतना तक बोला था, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग ही पड़ी है। मेरे खिलाफ उसने क्या बोला था, बोला मैं लीगल एक्शन लूँगा। वो जो है उसने मुझे धमकी दी है, एक ऑफिसर के साथ उसने बदतमीज़ी की है, मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा। और मैंने वही रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी को फॉरवर्ड की। मैंने बोला क्या है, मैंने बोला ऐसे जो यहाँ के डिपार्टमेंट में ऑफिसर इनका सस्पेंशन ऑर्डर निकलना चाहिए। इवन कि सस्पेंशन छोड़ कर डिसमिस फ्रॉम जॉब होना चाहिए। क्योंकि किस तरह से वो परेशान कर रहे हैं एक गरीब आदमी को। जब अंदर जाओगे तो जो अमीर लोग होंगे, जो अप्रोच वाले होंगे, उनको अंदर भी बुला लिया जाता है। गरीब बेचारा बाहर ही खड़ा रहता है। वो बूढ़े लोग, वो गरीब लोग, क्या वो उनकी कहाँ सुनवाई होगी, उनकी कौन सुनेगा? अगर हम जैसे नौजवान
सामने नहीं आएंगे तो इन लोग, ये तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। आपकी कंप्लेंट के बाद उस जोधपुर वाले व्यक्ति का काम हो गया? उनका काम तो 100% काम हुआ उनका। आरटीओ कैसे हुआ? फिर ऐसे हुआ जब सेक्रेटरी से ऊपर से बात आई, जब उसको प्रेशर डला, बोलता है जी आपका काम हो जाएगा, आप बैठो, कागज़ भी मिलेगा इधर। जो आरसी निकलती है, आरसी के लिए एक अलग पेज होता है, वो बोलते हैं हमारे पास है ही नहीं। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, सेक्रेटरीट में जितने भी ऑफिसर हैं, एक बार विजिट पे आए, मैं उनको ले जाऊंगा, ऐसे ऐसे एरियाज़ पर हर एक पोल बताऊंगा कि क्या होता है, किस तरह से यहाँ के क्लर्क काम करते हैं, एक टेबल से दूसरी टेबल में फाइल पहुँचने में कितना वक्त लगता है, क्या हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में। ये थोड़ी है कि सेक्रेटरीट से कोई ऑफिसर आया तो हमारे वहाँ के डीसी रामबन या और कोई वो आगे पीछे खड़े हो जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि सर यहाँ काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। उस जगह ले जाओ ना जहाँ काम नहीं हो रहा है, उस जगह ले जाओ ना जहाँ मुर्दों के पैसे निकले, उस जगह ले जाओ ना जहाँ पीएससी जो नील है उसका काम नहीं हुआ, उस जगह ले जाओ कि मेडिकल कॉलेज बताओ कि मेडिकल कॉलेज नहीं है रामबन में। वो क्यों नहीं कोई बताता है? वो क्यों नहीं कोई बताता है कि जो हमारे यहाँ के जो यूथ है उनमें टैलेंट है, यहाँ पे कोई आउटडोर स्टेडियम नहीं है, हमारे यूथ भी ओलंपिक में जाएँ, यहाँ के यूथ भी इंटरनेशनल लेवल तक जाएँ, क्यों नहीं ऐसी चीज़ें वहाँ होती है? क्यों अच्छी के पैसे निकलते हैं, ये क्या मामला है? नील वार्ड नंबर 7 लदनियाल एरिया है, वहाँ पे कुछ 4 लोग हैं, हबीबुल्ला जी, अता मोहम्मद जी, शमशादा जी, मोहम्मद इकबाल जी। इसमें हबीबुल्ला और मोहम्मद इकबाल जी है, इनकी डेथ हो चुकी है। डेथ होने के बाद इनका पैसा निकल गया किसी और का, ये ब्लॉक का पैसा, मकान का पैसा किसी और को मिल गया। और साथ में जो बच्चों को मिला होगा ना, बच्चों को कहाँ मिला, उनका किसी अनदर पर्सन को मिल गया, बच्चों को कहाँ मिलना था। अता मोहम्मद जी जो है वो तो ज़िंदा है, और उसके शमशादा जी वो भी ज़िंदा है। तो अता मोहम्मद जी ने बताया कि यार ये हबीबुल्ला जी मेरे बाप थे, उनकी डेथ हो गई थी, और उसके साथ मोहम्मद इकबाल जी जो है मेरे भाई थे, उनकी भी डेथ होगी, पर पैसा मिल गया। उसके बाद जब वो बीडीओ के पास गए, एसीडी के पास गए, कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आया, कोई प्रॉपर रिस्पांस उसमें आया नहीं। उन्होंने एक ही चीज़ बोली, भी तो उन्हीं के अकाउंट में गया होगा ना जिनके नाम पे वो पैसा आया था। देखिए उस चीज़ का इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर एक चीज़ है, उनकी फैमिली में से किसी को पैसा नहीं मिला है। वो पैसा थर्ड बंदे को मिल गया है। वहाँ पर अता मोहम्मद जो है दूसरे अता मोहम्मद को मिल गया। हबीबुल्ला जी में अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस बंदे की डेथ हो चुकी है उसका पैसा आप कैसे थर्ड बंदे को दे सकते हो, वो तो इस दुनिया में ही नहीं रहा। अता मोहम्मद सनाफ सेम, एड्रेस सेम। हबीबुल्ला जी के 2 लड़के, 1 लड़की, लड़की शमशादा जी, बेटा अता मोहम्मद जी और मोहम्मद इकबाल जी। मोहम्मद इकबाल जी की डेथ हो चुकी है, और जो हबीबुल्ला जी है जो उनके फादर है उनकी भी डेथ हो चुकी है। सिर्फ शमशादा जी और अता मोहम्मद जी है। शमशादा जी तो उनका भी पैसा किसी और को मिल गया, अता मोहम्मद जी है उनका भी पैसा किसी और को मिल गया। ये बहुत मतलब कि दुख करने वाली बात है कि ये किस तरह से वो पैसा किसी को दे सकते हैं। ब्लॉक डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से एक चोर डिपार्टमेंट है। ये काम होते हैं गाँव में, वहाँ क्या होता है, ठेकेदार जो काम लेता है वो जेई बिल पास करता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जेई बिल कैसे पास कर लेता है, जब काम उसने मटीरियली अच्छे से चेक नहीं किया, कैसे बिल पास हो गया? वो बिल पास ऐसे हो गया, बोला जी जेई साहब आप भी खाओ, मैं भी खाता हूँ, ठेकेदार और जेई दोनों मिलकर खाएंगे तो हम चुप रह के बिल बना देंगे। बिल पास हो गया, ठेकेदार को पैसा मिल गया, वो 3-4 साल के बाद वो जो पक्का रास्ता बना होगा ब्लॉक की तरफ से वो टूट जाएगा। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक डिपार्टमेंट है। ये नील से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फारूक अहमद मलिक। फारूक भाई कहाँ रहते हैं आप? हम भी नील से सर ताल्लुक़ रहते हैं। तो ये जो बता रहे हैं कि मुर्दों के पैसे जो हैं वो निकाल के खाए जा रहे हैं, ब्लॉक विभाग के लोग जो हैं वो पैसा दे रहे हैं, दूसरे के अकाउंट में जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? जी ये तो हकीकत है सर, क्योंकि आपके घर से कितना दूरी पे हैं ये लोग? जी बिल्कुल मेरे वार्ड का मसला है। मेरे वालिद साहब पेंच भी है। कहाँ पे? वार्ड नंबर 7 नील डी, पंचायत नील डी है। अच्छा। तो वो वार्ड नंबर 7 के पेंच भी है। तो बहरहाल पैसा जो है निकला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने उसके डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास प्रूफ है उनका। मौत हो चुकी है उनके नाम पे पैसा निकला उनका पैसा निकला है, किसी दूसरे अकाउंट में किया है। ये कैसे हो सकता है? ये तो अब आपको पता ही है, खुद ही करप्शन तो है। कौन कौन लोग हैं वो इसमें? किस लिए? जिनकी डेथ हुई है, जिनका पैसा निकला है? मोहम्मद इकबाल है एक, मोहम्मद इकबाल पिढ़ार, और उसके साथ है उसके वालिद साहब यानी हबीबुल्ला पिढ़ार। इनकी डेथ हो चुकी है? जी बिल्कुल, उनकी डेथ हो चुकी है। किसके अकाउंट में गया है? अभी वो वीडियो साहब बोल रहे थे हम अभी लेटर बनाएंगे, पता कराएंगे ये किसके अकाउंट में पैसा गया है, क्या हुआ है, लेकिन पैसा निकल गया है। वो भी तो उसी गांव के लोग होंगे ना जिनके? वो उस गांव के नहीं है, वो कहीं बाहर के है। तो बहरहाल एक उसी गांव का है। अता मोहम्मद हबीबुल्ला पिढ़ार का पैसा अता मोहम्मद सनफ शमसदीन के नाम पे गया हुआ है। हाँ, हम वो एक कंप्लेंट भी गए थे, हम एसीडी साहब के पास भी गए तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसके कंप्लेंट दी है रिटर्न? जी रिटर्न में दी है कंप्लेंट। उसके अता मोहम्मद साहब ने, और उसके बरदर एक ज़िंदा है अभी अब्दुल लतीफ़ साहब,
उन्होंने भी कंप्लेंट दी हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं, कोई माना ही नहीं जाता है वहाँ। अभी बोलते हैं बीडीओ साहब हमने फॉरवर्ड कर दिया एसीडी साहब को, एसीडी साहब बोलते हैं हमने वहाँ पे है, इधर जम्मू का ही है, कोई आज नया आया है, नाम उसका मालूम नहीं है। तो वो बोलते हैं हमने एसीडी साहब को लिख दिया है, अभी लेटर आएगा फिर हम पैसा गवर्नमेंट को वापस करेंगे। कुछ ऐसे ड्रामा एक लगा कर रखा है वहाँ। नहीं, तरीका तो वही है। नहीं, तरीका तो वही है, लेकिन अब सबसे पहले तो ये तरीका नहीं है ना कि किसी का पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में। हाँ, ये अगर तरीका नहीं। अगर आप वापस लेने का तरीका ढूंढते हो गवर्नमेंट के मुताबिक, जैसे गवर्नमेंट लाज के मुताबिक होगा, तो ये लाह तो नहीं था ना गवर्नमेंट का कि भाई इसका पैसा उसको दे दो। अब ये भी तो सोचना चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल बेकार है वहाँ। किसी भी ऑफिसर के पास जाएंगे हम तो कोई काम वहाँ ऐसा कोई काम नहीं बताया। मैं अगर अपने वार्ड की बात करूँ, मैं परसों भी एक मीडिया में दिया हुआ था कि वार्ड नंबर 7 जो है अभी लाइट के बगैर है, अभी भी लाइट के बगैर है। अब शर्म आनी चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। लाइट क्यों नहीं है वहाँ पे? नहीं दे रहे हैं वहाँ। अभी हमारी फाइल जो है 2 साल से दर-बदर फिर रही है। कभी एसीडी शुरू से ही लाइट है नहीं या लाइट बंद? शुरू है ही नहीं, बिल्कुल शुरू से ही नहीं, लाइट टोटल नहीं है, मतलब खंबे वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ। हमारे बैक साइड में एक वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 4 दूसरे साइड में है, तो उधर है गई लाइट, लेकिन हमारे उस वार्ड नंबर 7 को बिल्कुल छोड़ दिया। कितने घर हैं वहाँ पे? ये तकरीबन 60 से 70 घर है बिना लाइट के? बिना लाइट के। जैसे 1947 की हालात है वही है मानो आज भी। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे ख्याल में कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। मैं एसीडी साहब को परसों फ़ोन पे बात की तो उसने बोला अभी 1 साल लगेगा। तो क्या फ़ायदा फिर उसका इस यानी कि एक्शन बनना। अब एक्शन साहब को हमने परसों फ़ोन किया कि भाई ऐसा मसला है, इसमें पोल शोल जो है हमारे पास नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि आज सब कुछ ऑनलाइन होता है, मोबाइल्स वगैरह आपको पता ही हैं, तो इसमें बोलने की क्या गर्ज़ है। लेकिन उसने वहाँ से बोला अभी 1 साल लग जाएगा हमें, अभी 1 साल लग जाएगा आपके वार्ड को इलेक्ट्रीफाई करने में। तो आपके नेता क्या कर रहे हैं? सरपंच नेता तो सर डीडीसी हैं, वो क्या कर रहे हैं? जी डीडीसी बीडीसी तो है, हम मानते हैं, लेकिन अब उनको भी जब एडमिनिस्ट्रेशन का हेड ही गलत हो, जैसे अगर डीसी साहब का कोई होता उसमें थोड़ा बहुत हाथ कि आप इस काम को करो, तो मुमकिन नहीं है कि छोटा मुलाजम वो नहीं करेगा। वो भी बैठा है कुर्सी पे। हमारा एक्शन साहब तो बिल्कुल ही वो बोलते हैं अभी 1 साल। तो वहाँ पे बहुत लोग जो हैं वो प्रेज भी करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क वहाँ पे हुए हैं। तो आप तो सरासर इल्ज़ाम सीधा डीसी पे लगा रहे हो। नहीं, डीसी पे इसलिए इल्ज़ाम है कि भाई अगर आप नील में आए वहाँ, आपकी कंप्लेंट भी नील की, मैं खुद एप्लीकेशन लेके गया डीसी साहब को कि भाई मुझे लाइट नहीं है। अब मैं क्या यकीन करूँ कि वो वेल ऑफिसर है, एक अच्छे ऑफिसर हैं वहाँ, क्योंकि मुझे लाइट नहीं दे पाया वो 2 साल से, या 2 साल से उसकी वहाँ अपॉइंटमेंट है, तो मुझे नहीं दे पाया, तो मैं क्या यकीन करूँगा नील में उसने कौन सी डेवलपमेंट की। मैं तो अच्छा किया होगा तभी 2 साल से ज़्यादा का समय उनको वहाँ पे हो गया है। मुझे तो नहीं लगता है कि अब हाँ बाकी जगहों में किया होगा, क्योंकि अब पूरा एरिया तो डिस्ट्रिक्ट रामबन को तो हम नहीं घूमते हैं, नहीं कुछ हम एक्चुअल में अभी आपके वार्ड में काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ वहाँ। जो लाइट लगानी थी मैंने एप्लीकेशन दी डीसी साहब को कि भाई आप हमारा इसका मसला हल करो। बस एक्शन के लिए लिखा, एक्शन ने AEE को लिखा, AEE JE को बोलता है, तो JE आता है वहाँ एक पर्चा लेके तो चला जाता है। कुछ हिसाब ही नहीं, समझ ही नहीं आती है। अगर डीसी साहब इस वक्त डीसी है, हम भी शायद उसी डिस्ट्रिक्ट में हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो डीसी साहब बैठे हैं। शायद नहीं, आप शायद उसी डिस्ट्रिक्ट में। नहीं, अब डीसी साहब को यकीन दिलाने के लिए शायद हम हैं, अब उसको यकीन दिलाने के लिए कि शायद हम भी उसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, वरना वो तो कंफर्म है हम किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। नील एरिया साहब तक क्यों अटक जाते हो? आगे भी तो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, डिवकॉम है, LG साहब हैं, एडवाइजर हैं। देखो भाई LG साहब ने भी, ये आपकी बात दुरुस्त है, के माध्यम से मांग तो कर सकते हो सकता है डीसी साहब के हाथ में ना हो, उनके अख्तियार से बाहर हो। हम मानते हैं अगर LG साहब ऐसे काम खुद करते वो डीसी को अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट में नहीं करता। मांग तो कर सकते हैं, उनकी नॉलेज में तो बात ला सकते हैं। ये ना बहुत बार उनको भी दिया उन्होंने, तो फिर डीसी साहब को लिखा, वो फिर डीसी साहब को बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करो, कोई बात नहीं। अब हमारा इल्ज़ाम डीसी पर नहीं है कि आप गलत हो, लेकिन ये ज़रूर है कि भाई उनको ध्यान रखना चाहिए था कि किस किस जगह की हमको प्रॉब्लम आती है, उन जगहों को सॉल्व करना चाहिए। जब डीसी साहब को कोई मामूली सा काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो अब ऐसे काम तो करने चाहिए थे कि जहाँ पर डेवलपमेंट, उसको तो डेवलपमेंट के लिए बिठाया ना गवर्नमेंट ने, उसको तो डेवलपमेंट के लिए बिठाया ना कि भाई आप लोगों की प्रॉब्लम है, सुनो क्या है क्या नहीं है। अगर मैंने उसको एप्लीकेशन नहीं दी होगी इसका मतलब है मैं खतादार हूँ। मैं उनको भी एप्लीकेशन दिया हूँ, ACD को फॉरवर्ड किया उसने, यानी कि एक्शन को फॉरवर्ड किया, एक्शन ने फिर AEE को किया, तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप मानो कि कुछ कर, हम ये मांग करते हैं कि वहाँ पर लाइट दी जाए, ताकि वहाँ पर जो है अब 1947 के बाद अब 2023 है, यानी कि डिजिटल इंडिया हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म साहब का नारा है,
तो लिहाजा डिजिटल तभी बनेगा जब वहाँ हमें मोबाइल चार्ज होंगे, जब हमारे लैपटॉप चार्ज होंगे, जब हमारे कोई ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, जब हमारा एग्जाम। हुआ है आपने वहाँ पे? जी रखा हुआ है वहाँ, मोबाइल भी लैपटॉप भी सब कुछ बराबर रखा हुआ है सर। वहाँ चार्ज कहाँ पे करते हैं उनको? चार्ज तो दूसरे गांव में लेके जाना पड़ता है, किसी दूसरे गांव से फिर चार्ज करके लेना पड़ता है। और वहीं उसी एरिया में, उसी वार्ड में एक पोलिंग स्टेशन भी है जहां इस वक्त 600 वोट है। अब तो उनको ख्याल रखना चाहिए था कि भाई अब पोलिंग स्टेशन है, मिडिल स्कूल है, वहाँ तो स्कूल में भी प्रॉब्लम होती है। अब तो आपने ऐसा भी किया कि भाई आप हाजिरी भी मोबाइल पे लगा सकते हो टीचरों की, तो वो कैसे लगाएंगे जब मोबाइल ही उनका चार्ज नहीं होगा? तो ऐसे सर घर भी उधर ही है उनका, मान लेते हैं, जब लाइट नहीं है तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना होगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन रामबन को। तो बाकी सर आपने जो बोला वो इसने बोला शीतल साहब ने कि हमारे जो मकान जो PMAY के थे वो एक आईडी से दूसरे आईडी को निकाले गए, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को यानी कि हायर अथॉरिटी तक ले जाएंगे, अगर LG साहब तक भी हो सके, अगर PM साहब तक भी हो सके, ताकि उसको भी पता चले कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शीतल जी, आपने भी काफ़ी सारे इल्ज़ाम जो हैं DC रामबन पे लगाए, वो नेताओं को या मीडिया वालों को जो है दबाने की कोशिश करते हैं, जो बोलते हैं। आपको डर नहीं लगता आपको दबाएंगे? देखिए, बेसिकली आई वांट टू से, आपको दबाया कभी? बेसिकली आई वांट टू से समथिंग। ये जो सेक्शन 144 ये बार बार जो इम्पोज किया जाता है, आई वांट टू नो व्हाट इज़ सेक्शन 144। जिस वक्त जो ब्रिटिश लोग हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने बोला कि सेक्शन 144 लगा लो। किस लिए सेक्शन 144? इसलिए लगा लो कि क्या पता कोई 3-4 फ्रीडम फाइटर उठ के आग नहीं बन जाए, आग बन गए तो अंग्रेज़ भाग जाएंगे। और ये बार बार यहाँ पे वो सेक्शन 144 लगा लेना, किसी के ऊपर कोई सेक्शन लगा लेना। तो एक चीज़ है कि बड़े ही नाजुक हालत है। हमारे जो मुबशिर डैंग जी है, लतीफ़ राजा जी है यूनाइट न्यूज़ के, और हमारे मुबशिर डैंग जी जो न्यूज़ वर्स इंडिया के एडिटर इन चीफ है। बात की जाए 16 अगस्त 2022 की, जब DC साहब ने एक आर्डर निकाला कि उसमें 7 मीडिया चैनल को इन्होंने किया था बैन, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये फेक मीडिया चैनल है, ये वायलेशन कर रहे हैं, तो इन्हें कोई भी राइट नहीं है कि ये यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सके। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या जो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये राइट है, क्या उस राइट की कोई वैल्यू नहीं है? क्या डिप्टी कमिश्नर रामबन उस राइट से बड़ा हो गया? क्या वो जज से बड़े हैं? तो और उसके बाद जब वो आर्डर निकला 144 का, उसके बाद 2 महीने तक होता है उसका, 2 महीने के बाद DC साहब को उसको एक्सटेंड करना चाहिए था। एक्सटेंड ना करने के बाद, एक्सटेंड के लिए भी जो आर्डर है वो सेक्रेटरीट से आता है, सेक्रेटरीट से कोई आर्डर नहीं आया, ना तो वो एक्सटेंड हुआ। और वहीं अगर हम बात करेंगे 16 फरवरी की, मुबशिर डैंग जी जो एडिटर इन चीफ है न्यूज़ वर्स इंडिया के, उनके ऊपर FIR लगाया गया DC रामबन के द्वारा। FIR में बताया गया कि ये वायलेशन कर रहे हैं, कि मेरे मना करने के बाद भी इन्होंने यहाँ पे रिपोर्टिंग की। उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, आधा घंटा वहाँ पर वो रहे, और उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ वो कैसे FIR लगा सकते हैं। DC साहब क्या आज उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया? मैं देखता हूँ ना, मैं DC साहब से यह सवाल करता हूँ, क्या आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कितने बाथरूम जो है वो साफ़ है? आपका कितना साफ़ रहता है? आपके जो, मैं एक बार गया वहाँ पर, वहाँ देखा जो मैंने AW है वो अंदर मुँह में पान पराग डाल के अंदर ऑफिस में बैठा हुआ है। मैंने बोला ये क्या सिस्टम है यार? मैंने बोला कि अंदर ही थूकोगे तुम लोग? जब मैंने DC साहब को ये जिक्र किया, बोलता है वो आर यू, आप कौन होते हो ये चीज़ बोलने वाले, आपको किसने राइट दिया है? मैंने बोला राइट क्या बात करते हो सर, कोई गलत करेगा तो हम बोलेंगे नहीं। एक बार मैं ACD के पास वहाँ गया तो ACD ऑफिस में ही नहीं है, वो छत पे धूप में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है। वो मैं हैरान हो गया यार, मैंने बोला ये ब्लॉक का ऑफिसर है, ये सिगरेट पी रहा है ऊपर जाके ऑफिस छोड़ के उधर। हाँ ड्यूटी टाइम पे, क्या बात करें, ड्यूटी टाइम पे। और वहाँ के जो लोग मैंने देखे वो छतों पे चढ़े हुए हैं, मैक्सिमम छत पे चढ़े होते हैं, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, ऐश कर रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हैं। ये बड़ी ही बुरी हालत है। कोई किसी का काम करके राज़ी नहीं है, गरीब आदमी का कोई काम नहीं करना है उन्होंने, खाली फ्री की गवर्नमेंट से सैलरी लेनी है। जब कोई सेक्रेटरी से ऑफिसर आएगा आगे पीछे घूमेंगे, हाँ जी सर काम हो रहा है, कोई एडवाइज़र है। क्या मांग करना चाहते हो आखिर में, आप क्या डिमांड करना चाहते हो? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रामबन से भी बाहर एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट रामबन से भी बाहर बहुत सारी दुनिया है, DC जो रामबन है उनसे भी ऊपर ऑफिसर्स हैं, क्या मांग करना चाहोगे? देखिए, मांग तो हम ये करना चाहेंगे, मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं है। मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आज भी अपना अगर मोबाइल खोल के दिखाऊंगा ना, मैं कहता हूँ कि मैंने किस किस से डिस्ट्रिक्ट रामबन की आवाज़ नहीं उठाई। सेंट्रल मिनिस्टर को मैंने फ़ोन किया,
भारती पावर जी को फ़ोन किया मैंने, उनके पीए के नंबर पड़े, मैं पीए को फ़ोन कर करके अपॉइंटमेंट लेता था कि मैडम जी मेडिकल कॉलेज तो दे दो, मैडम जी ट्रॉमा केयर जो सेंटर है वो उन्होंने कभी बात नहीं की मेरे साथ, ट्रॉमा केयर सेंटर में जो मेडिकल ऑफिसर है उसको अपॉइंट कर दो, हॉस्पिटल में जो रेफ़र किया जाता है डिलीवरी केस जो एक्सीडेंट केस होते हैं वो मत करो। तो मैं किससे मतलब इस वक्त उम्मीद लगा सकता हूँ कि मैं डिवकॉम को भी मैंने ईमेल किए, बड़े सारे मेरे ईमेल किए, एलजी साहब को ईमेल किए, सेंट्रल मिनिस्टर्स को मेरे ईमेल किए कि सर रामबन के ये मुद्दे हैं करो, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, किसको मैंने मैसेज नहीं किया। मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज़ से, वो ऑफिसर है, वो हमारे पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी क्यों ना हो, वो पब्लिक सर्वेंट है, हमारा राइट है कि उनसे अपने रिक्वेस्ट, जब कोई करे ही नहीं ना क्या बोलेंगे किसी को, हम किससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्योंकि मैंने किया, मैं करता रहता हूँ, कोई भी इशू होगा अगर डिप्टी कमिश्नर साहब नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वो ये तो बताए कि मेरे हाथ में नहीं है, आप वहाँ जाओ। तो अब कंपनीज़ वहाँ पे कितनी लगी हुई है, टाटा कंपनी है, टाटा ने सबलेट पे काम दिया है कुबेरा को, और उसके साथ भारत कंपनी है, DRM कंपनी है, कितनी सारी कंपनी डिस्ट्रिक्ट रामबन में, फिर भी हमारा यूथ डिप्रेस्ड है, फिर भी हमारे यूथ को कोई वहाँ पे चांस नहीं मिल रहा है। खाली DDC जो BJP के लीडर है, DDC है या डिप्टी कमिश्नर का कोई खास होगा वो लगा देंगे, डिप्टी कमिश्नर को हम फ़ोन करेंगे, लगा, बोला मुझे पता ही नहीं, आप PD से बात करो। तो हमारी अब इस वक्त मैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो उम्मीद है वो सिर्फ इस वक्त LG साहब हैं और प्रधानमंत्री जी हैं। हम इन्हीं से गुजारिश करते हैं और किसी से गुजारिश नहीं करेंगे, हम इन्हीं से गुजारिश करते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन की जो हालात है उस हालात को ठीक किया जाए और जो DC रामबन है उसको जल्द से जल्द उसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शीतल सिंह बाली जी, जो कि अपनी पार्टी के नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करते हैं और ये सारे मुद्दे जो हैं लेकर के आए दिन जो है मीडिया में बने रहते हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। कुछ समय पहले आपने डिस्ट्रिक्ट राजौरी के सैलानी ब्रिज की तस्वीरें देखी थी। बहुत खूबसूरत जो तस्वीरें सामने आई थी, वीडियो सामने आई थी, जिसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है जिस तरह से जम्मू के जो सारे ब्रिजेज़ हैं, तवी ब्रिजेज़ हैं, उनको जो है सजाया है, हो सकता है उसी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी ने जो है उस ब्रिज को सजाया था। लेकिन उस ब्रिज को सजाने में 15 अगस्त या 26 जनवरी की अगर हम बात करें इन दिनों के लिए, वो सुशील बजरंगी जी का काम था। एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में ये अपना काम जो है कर रहे हैं और जो ब्रिज वहाँ का राजौरी डिस्ट्रिक्ट का था, जिसको देख करके सब चकाचौंध थे, इतना भव्य वहाँ पे जो तिरंगे झंडे लगाए गए थे, लाइटनिंग लगाई गई थी, उसको पूरा पेंट करवाया गया था। इतना खूबसूरत नज़ारा जो आपको देखने को मिला था 15 अगस्त वाले दिन को, वो सुशील जी का जो इन्होंने खुद से वहाँ पे वो किया था और गेट भी बनाया था, वहाँ पे गेट भी बनाया था। सर, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ वहाँ पे हुआ उसके बाद में? और 15 अगस्त के लिए जो लोगों ने वहाँ पे तस्वीरें देखी, काफ़ी खूबसूरत आपने वहाँ पे वो सारा किया था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त से पहले ही 4 महीने पहले ही मैंने उसको ब्रिज को अच्छे से वाइट वॉश किया, अच्छा खूबसूरत ट्राई कलर में उसको किया गया। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर फ्लावर पॉट जो है वो लगाए। उसके बाद मैंने एक फ्लैग रॉड है उसके ऊपर बेल्ट करवाई अच्छे से। और 15 अगस्त के पहले ही 2 दिन 3 दिन पहले मैंने उसको अच्छे से वहाँ पे नेशनल फ्लैग लगाए और उसके ऊपर लाइटिंग करवाई। और वो पूरे देश भर में उसकी रील्स वगैरह, पूरे फोटोग्राफी आपने देखा होगा, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई वो। और उसके बाद ठीक 5-7 दिन के बाद जब 15 अगस्त ख़त्म होती है, उसके बाद वो नेशनल फ्लैग जो है वो फटना शुरू हो गए, फ्लैग रॉडें टेढ़ी करना शुरू कर दी, फ्लावर पॉट उठा के नदी में गिराए गए। कुछ शरारती लोग जो एंटी नेशनल लोग, वो लोग पाकिस्तान से नहीं आए, वो लोग वहीं के हैं। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कितनी बार बोला, बहुत बार उन्होंने देखा, वहाँ पुलिस चौकी भी सामने है। तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो भगत थी, जिनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था ये कौन, इसने अकेले ये चीज़ क्यों की। क्योंकि वहाँ पे उंगली जो है वो सबके ऊपर उठती है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उठती है, म्यूनसिपलिटी के ऊपर उठती है। क्योंकि जिनका काम था उन्होंने नहीं किया वो काम अकेले जो है, कोई मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, लेकिन वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, वो एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर वो प्रॉपर्टी 30 साल से ऐसे डिफंक पड़ी हुई है, उसकी केयर नहीं हो रही, वो एक एंट्रेंस पॉइंट है राजौरी का। हमारे हिंदू शास्त्र में बोलते हैं जो ब्रिज होता है वो सेतु होता है, बिल्कुल होता है, वो तीर्थ स्थान होता है। अगर वही गंदा है तो हमारा जो बाहर से टूरिस्ट आएगा वो उसका एक दिमाग में क्या सोच जाएगी कि राजौरी सिटी कैसी है। इसलिए मैंने उस सोच को लेते हुए उस ब्रिज को अच्छे से डेकोरेट किया। और अब 26 जनवरी हाल में जो पीछे गई है
वहाँ पे मैंने अच्छे से लाइटिंग करवाई। इस बार मैंने ट्रेंड थोड़ा चेंज किया, लाइटिंग करवाई, क्योंकि नेशनल फ्लैग नहीं लगाए, नेशनल फ्लैग उन लोगों ने जो है फाड़े थे। अच्छे से लाइटिंग करवाई और गेट भी अच्छा सा जो बना हुआ था। ठीक दूसरे तीसरे दिन उस गेट को भी उखाड़ा गया। अब तो लाइटिंग तो उखाड़ नहीं सकते थे, उन्होंने गेट को फाड़ दिया। मतलब इतनी गंदी सोच, इतनी छोटी सोच, इतनी वो गेट अब फटा हुआ आप दिखा सकते हैं। उस गेट की इतनी बुरी हालत है। मतलब जब लोग आते थे तो लोग वहाँ पे अच्छी चीज़ देखते थे, वहाँ अच्छे थॉट लिखे हुए थे गेट पे, स्वच्छता का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। ठीक है, आओ मिलके सभी हम ब्रिज को, पूरे राजौरी को अच्छे से रंगे। अच्छे अच्छे थॉट लिखे हुए थे, लेकिन उसके ऊपर तिरंगा भी बना हुआ था, उन्होंने वो फाड़ दिया। ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, और ये किसी और का काम नहीं है, कोई बाहर से नहीं आया। वहाँ पुलिस चौकी भी सामने है। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सोच जो है वो गंदी सोच थी, जिन्होंने ऐसा काम किया। तो आपको क्या लगता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ इस तरह के लोग बैठे हुए जो मिली भगत कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मैं तो ये चीज़ कहना चाहूँगा, उनको उनको ये एक सोच होनी चाहिए कि बाकी जो ब्रिज हैं, जब कुछ सिटी की डेवलपमेंट है, कुछ ऐसे कार्य हैं जो उन लोगों को करने चाहिए, जो वो नहीं कर रहे। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या हमारा दायित्व नहीं है? हमारा देश नहीं है? हमारा भी तो दायित्व है। हम करेंगे, हम अपने देश के लिए कुछ समय देंगे, हमारे पास पैसा है तो हम लगाएंगे, उस चीज़ को करेंगे। भाई तुम लोगों को दिखा रहे हो ऐसा काम भी हो सकता है, ठीक है। जो काम आप नहीं कर रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम करेंगे। या तो आप करो, आप एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में बैठे हो, आपके पास फंडिंग है, पैसा है, क्यों नहीं कर रहे आप दिल से? ऊपर से तो पैसा आता है, लेकिन नीचे कहाँ जाता है? काम तो करना चाहिए ना। काम कौन करेगा? जहाँ डेवलपमेंट करनी है, जहाँ सफाई करनी है, जो चीज़ करने वाली है वो नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ डेवलप की है किसी ने, उसको बर्बाद करने की इन लोगों की सोच है। सुशील जी, आपके मन में ये कैसे आया कि 15 अगस्त के लिए हमें इस तरह की तैयारी करनी चाहिए, और किस जैसा रिस्पांस मिला, कितनी खुशी हुई थी? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन था, हर घर तिरंगा। लेकिन उससे पहले ही मेरे दिमाग में एक विज़न चल रहा था कि मैंने इस ब्रिज को अच्छे से ट्राई कलर कराना है। वो सोच मेरी पहले से थी, 2 साल पहले से थी, ठीक है। लेकिन कुछ कारण के नहीं हो पाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते मैंने शुरू कर दिया। जैसे मैंने शुरू किया, लोगों को भी लगे यार ये ब्रिज को पेंट करा रहा, पता नहीं क्यों करवा रहे हैं। लेकिन जब वो पूरा कंप्लीट हुआ, लोगों को तब पता चला कि ये कोई राजौरी के लिए अच्छी चीज़ बनी है, और वो राजौरी की प्राउड है। जो सलानी ब्रिज है, आप जब भी कभी आएंगे, राजौरी जाएंगे, पुंछ जाएंगे, आप देख सकते हैं एंट्रेंस पॉइंट है वो कितना खूबसूरत है। वहाँ से जब भी लोग जाते हैं और वो सल्यूट मार के जाते हैं उस ब्रिज को, कि एक फीलिंग आती है देशभक्ति। उस चीज़ को, उस ब्रिज को देख के आप देख सकते हैं, यहाँ भी रात को लाइटिंग होती है जम्मू ब्रिज की, कितनी अच्छी फीलिंग आती है देशभक्ति की। जब सारे ब्रिज जो है वो तिरंगे से एक अच्छा डेकोरेट किया गया है इसको, तो एक फीलिंग्स आती है देशभक्त की, एक अच्छी चीज़ होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में नेगेटिव है और एंटी नेशनल लोग हैं। वो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, एंटी नेशनल लोग हैं। बिल्कुल, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं वो एंटी नेशनल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुशील जी, आपने जब वो किया सारा 15 अगस्त के लिए या 26 जनवरी के लिए, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को भी कॉन्फिडेंस में लिया था? देखिए, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताया था कि ये चीज़ करनी, ये चीज़ करवानी है। उन्होंने बोला हमारे पास फंड नहीं है, तो मैंने बोला नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। लेकिन हमने किया तो आप ये डाइजेस्ट तो करो कम से कम। ये तो आप लोगों का एक दायित्व, फ़र्ज़ बनता है कि उसको अच्छे से केयर की जाए, ठीक है। तुम केयर भी नहीं कर सकते, अगर दूसरा कोई केयर कर रहा, अच्छा कर रहा, तो उसको भी बर्बाद करने की आपकी सोच जो है, वो मानसिकता, वो नहीं चलने दूँगा। मतलब उस ब्रिज को सजाने में या उसमें वो तिरंगे या फ्लावर्स या पॉट्स लगाने में राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई हाथ नहीं है? ना, उसमें उनका कोई हाथ नहीं है 1% भी। उसमें जो है वो सारा मैं अपने आप को कोई एहसान नहीं किया, लेकिन वो मैंने एक देश के लिए किया है, तो वो जो करना था वो किया मैंने। लेकिन आपने कभी ये जताने की भी कोशिश नहीं की या बताने की, या कहीं पे वो लिखते हैं ना, कोई बोर्ड शोर्ड लिखते हैं, उस तरह का भी नहीं किया? मैसेज लोगों में ये गया कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी ने जो है, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट राजौरी ने जो है ये बहुत अच्छा काम किया है। देखो, सब पता तो सबको है, राजौरी के बच्चों को पता है कि ब्रिज किसने सजाया है। लेकिन हमने कभी, कहते हैं ना, नेकी करो और दरिया में डाल, तो वही काम रखा है, और क्या। आगे हम और अच्छा काम करेंगे। तो ये सब जब आपने देखा वहाँ पे गेट को फाड़ा गया या तिरंगे झंडे जो हैं वो मतलब ख़राब किए गए, तो आपने कंप्लेंट भी की होगी? हाँ, मैंने कंप्लेंट की। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि देखिए, जो ऐसा काम कर रहे हैं उनके ऊपर शिकंजा जो कसा जाए, और पुलिस की करती रही जो भी है। अब सबको पता है क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो किसी को आइडेंटिफाई किया? आइडेंटिफाई किसको करेंगे? कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, अपने ही लोग हैं। अब हम आपके चैनल के माध्यम से उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। उनकी सोच जो है वो छोटी सोच है, तो उनकी सोच थोड़ी बड़ी करने की ज़रूरत है। क्या मैसेज रहेगा आपका, क्या मांग रहेगी? मांग मेरी यही रहेगी कि
देश के लिए काम करते जाओ। हर नागरिक का एक दायित्व है, ये ना सोचे कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन करेगी या कुछ करेगी। अगर आपके पास श्रद्धा है तो आप कर सकते हैं देश के लिए। आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी देश को समय दे सकते हैं। खाली भारत माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुशील बजरंगी जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।